आज की इस वीडियो में हम भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से पहली है जलोढ़ या दोमट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, हम एक एक करके सभी मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। जो जलोढ़ मिट्टी रहती है, यह मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ या दोमट मिट्टी। यह मिट्टी सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। जो प्रतिवर्ष सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ जो निक्षेप लाती है, इसी से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। इस मिट्टी में 40% बालू, 40% मृत्तिका और 20% गाद, ये मिलकर बनी होती है। अब बात आती है कि ये बालू, मृत्तिका और गाद होती क्या है। तो फ्रेंड्स, ये सभी मिट्टी के कणों के आकार हैं। ऐसी मिट्टी जो बहुत ज़्यादा महीन कण होता है, इसी को मृत्तिका कहते हैं। जो गाद रहता है, ये भी महीन कण रहते हैं, लेकिन उतना महीन नहीं रहता है जितना मृत्तिका रहता है। और उससे भी जो खुरदरी, जो बालू जैसा मिट्टी रहता है, उसे बालू की श्रेणी में रखते हैं। तो ये बालू, मृत्तिका और गाद से मिलकर जलोढ़ मिट्टी बनी रहती है। चावल, गेहूँ, गन्ना, जूट, कपास, तिलहन, फल तथा सब्जियों की कृषि के लिए यह मिट्टी बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। सूखे क्षेत्रों की मिट्टियाँ अधिक क्षारीय होती है। जो जलोढ़ मिट्टी सूखे क्षेत्रों में पाई जाती है, इसकी जो प्रकृति रहती है, ये क्षारीय होती है। अब जलोढ़ मिट्टी को आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला प्रकार है बांगर और दूसरा है खादर। जो बांगर और खादर है, ये दोनों जलोढ़ मिट्टी के ही प्रकार हैं। जो बांगर रहता है, ये बांगर मिट्टी पुरानी होती है तथा इसका जमाव बाढ़ग्रस्त मैदानों से दूर होता है। ऐसे जलोढ़ मिट्टी जो बहुत ही पुरानी हो चुकी है और जो बाढ़ आने वाले मैदानों से काफ़ी दूर में पाई जाती है, इसे बांगर कहा जाता है। वही अगर खादर की बात की जाए तो खादर मिट्टी बांगर की तुलना में नई होती है तथा इस मिट्टी का कण ज़्यादा बारीक यानी कि ज़्यादा महीन होते हैं। बांगर मिट्टी जो बहुत पुरानी मिट्टी है और जो जलोढ़ मिट्टी का नई मिट्टी है, इसे खादर कहा जाता है। जो प्रतिवर्ष नदियों के किनारे में लाए जाते हैं। और ये जो खादर मिट्टी है, ये नदियों के किनारे सामने में स्थित है, सामने में ही पाया जाता है। लेकिन जो बांगर है, ये बाढ़ग्रस्त मैदानों से बहुत ही दूर में पाई जाती है। अब अगली मिट्टी है काली मिट्टी। टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट और जीवांश के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट और जीवांश के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। अब बात आती है कि जीवांश होता क्या है। जीवांश यानी कि ह्यूमस। जो पेड़ पौधे बहुत दिन पहले जिस जगह पर पेड़ पौधे थे या फिर बहुत ही सूक्ष्म जीव रहते थे, अब वो नहीं है, तो वो मिट्टी में मिल गए हैं। तो उसी के जीवों के अपघटन से ये कार्बनिक पदार्थ जो मिट्टी के नमी को बनाए रखते हैं, यानी कि जो बहुत दिन पहले पेड़ पौधे थे या फिर सूक्ष्म जीव थे, वह जब दब गए हैं, अब मिट्टी के रूप में परिवर्तन हो गए हैं, तो इसी को ह्यूमस कहा जाता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ बन जाता है और ये कार्बनिक पदार्थ जिस मिट्टी में रहता है, वो बहुत ज़्यादा ये मिट्टी नमी धारण करने का क्षमता रहता है। तो पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीवों के अपघटन वाली जो मिट्टी रहती है, इसी को जीवांश कहते हैं, यानी कि ह्यूमस कहते हैं। जो भारतीय मिट्टी है, इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ही कम मिलती है। काली मिट्टी को ही स्वतः जुताई वाली मिट्टी तथा लावा मिट्टी भी कहा जाता है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी या लावा मिट्टी काली मिट्टी को ही इस नाम से जाना जाता है और काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ज़्यादा महीन कण होने के कारण काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक रहती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा महीन कण होते हैं। काली मिट्टी का निर्माण लावा के ठंडे होने के बाद बेसाल्ट लावा के टूटने फूटने से होती है। और जो काली मिट्टी है, ये कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है।
काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा भारत के महाराष्ट्र राज्य में है, परंतु गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो है महाराष्ट्र राज्य में। अब अगला मिट्टी देखते हैं, लाल और पीली मिट्टी। लौह ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल रहता है। जो लाल मिट्टी रहता है इसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक रहती है, जिसके कारण ये लाल दिखाई पड़ते हैं। और यही मिट्टी जब जल में मिला हुआ रहता है, जल योजित रहता है, तब यही मिट्टी जो लाल मिट्टी पीली दिखाई देती है, जिसे लाल और पीली मिट्टी कहते हैं। लाल मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है और लाल मिट्टी जो बाजरे की खेती है इसके लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। अगली मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और ऐसे इलाका जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ऐसे जगहों पर लेटेराइट मिट्टी मिलती है और इसी मिट्टी को मखरली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लेटेराइट मिट्टी को मखरली मिट्टी भी कहते हैं। लेटेराइट मिट्टी कम उर्वरता वाली मिट्टी है। इस मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने के लिए भी किया जाता है। जो मिट्टी बहुत ज़्यादा उर्वरकता रहता है वहाँ पर खेती भी बहुत अच्छे से होता है, लेकिन लेटेराइट मिट्टी जो है ये कम उर्वरकता वाली है, तो इस मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने के लिए भी किया जाता है। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश की लाल लेटेराइट मिट्टी काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है। जो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में जो लाल लेटेराइट मिलती है इसे काजू का फसल किया जाता है, इसे उपयुक्त मानी जाती है काजू के फसल के लिए उन क्षेत्रों में। अब अगला देखते हैं लवणीय मिट्टी। मिट्टी में जब नमक की मात्रा बढ़ जाती है तब मिट्टी लवणीय प्रवृत्ति की हो जाती है। मिट्टी का लवणीय होने का कारण है खराब अफवाह तंत्र और शुष्क जलवायु। जब अफवाह तंत्र खराब हो जाता है और जलवायु शुष्क हो जाती है तो जो मिट्टी है यह मिट्टी लवणीय हो जाती है और गुजरात के क्षेत्रों में ये लवणीय मिट्टी बहुत अधिक पाई जाती है। अगला देखते हैं शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी भी लवणीय प्रकृति की होती है। यह मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। शुष्क मिट्टी देखते हैं सातवीं यानी कि पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। हिमालय के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में चाय की खेती की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में कई बार हम देखे हैं, पिक्चर में भी आप देखे होंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा चाय की खेती की जाती है, तो इन क्षेत्रों में ही पर्वतीय मिट्टी ही चाय की खेती के लिए उपयुक्त होता है। इसी मिट्टी से चाय की खेती की जाती है और इस मिट्टी से झूम की भी खेती की जाती है। झूम की खेती भी पर्वतीय मिट्टी से की जाती है। जो नागालैंड है, यहाँ पर भारत में नागालैंड राज्य, यहाँ सबसे ज़्यादा झूम की खेती होती है। भारत में सबसे ज़्यादा नागालैंड में झूम की खेती की जाती है। अब अगली आठवीं यानी कि जो लास्ट मिट्टी है वो है पिटमय मिट्टी। पिटमय मिट्टी को दलदली मिट्टी या फिर जैविक मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में ह्यूमस और जैव तत्व पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। हमने अभी बताया कि जो ह्यूमस है वही जीवांश और ह्यूमस एक ही है। तो जो पिटमय मिट्टी रहती है इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस रहता है। जहाँ पर ह्यूमस रहता है वहाँ पर मिट्टी में नमी भी बनाए हुए रहता है ह्यूमस। भारी वर्षा और उच्च क्षेत्रों वाले क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि ये मिट्टी दलदली क्षेत्रों में मिलती है तो वहाँ पर आर्द्र भूमि रहता है, उसी क्षेत्रों में पिटमय मिट्टी पाई जाती है और उन क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है। और इस मिट्टी में जीवाश्म की प्रचुर मात्रा होती है। जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पिटमय मिट्टी में पाई जाती है। अब ह्यूमस, जो हमने पहले भी बताया, ह्यूमस पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीवों के अवगठन से निर्मित कार्बनिक पदार्थ जो मिट्टी में नमी को बनाए रखने का कार्य करता है, ये उसे ह्यूमस कहा जाता है। भारतीय मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। पेड़ पौधों और सूक्ष्म जीवों के अपघटन से निर्मित कार्बनिक पदार्थ यानी कि जो पहले पेड़ पौधे थे या फिर सूक्ष्म जीव थे उसके अपघटन से जो मिट्टी निर्मित होती है उससे ही उस मिट्टी को ह्यूमस वाला मिट्टी कहा जाता है। जो मिट्टी के कण हैं उसका आकार है। ये मिट्टी के कणों के आकार
का क्रम है। सबसे ज़्यादा महीन रहता है मृत्तिका, उसके बाद है गाद, उसके बाद है बालू, और जो सबसे कम महीन रहता है उसे बजरी मिट्टी कहा जाता है। ये एक तरह से कंकर टाइप से रहता है बजरी मिट्टी। जो मिट्टी की अम्लीयता रहती है, जो मिट्टी, उस अम्लीयता को दूर करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। और अगर कोई मिट्टी क्षारीय प्रवृत्ति की है तो उस क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है।